हेलो दोस्तों, आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी लोग जैसा कि पता होगा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कवक जगत का वर्गीकरण देखे हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आया होगा। उसके बाद अब आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत। अध्याय दूसरा चल रहा है हमारा जीव विज्ञान का, 11वीं क्लास का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, और एक चीज जानकारी की बात यह है कि देखिए इस लेसन में पादप जगत के बारे में या पौधों के बारे में, जो पौधे का जगत है उसका केवल परिचय दिया हुआ है। इसका विस्तृत अध्ययन आपको मिलेगा अध्याय तीसरे में। ठीक है, तो जितना दिया हम लोग उतना तो पढ़ ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है कि नहीं। क्योंकि ये चीज जो यहाँ दिया वो उस लेसन में नहीं दिया है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले पादप दिया है कि पादप जगत। जगत का मतलब अब आपको तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर पादपों की केवल बात करेंगे, पौधों की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, है ना। हम उन जीवों की बात करेंगे जिन्हें पादप कहते हैं। अब कहते किसे हैं, पादप किसे कहते हैं, आप खुद से जरा सोचिए कि पादप किसे कहते हैं या फिर पौधे किसे कहा जाता है। आपको अगर मैं दो चार जीवों के नाम बताऊं, जैसे दो जीवों का नाम बताओ, जैसे हमने मक्खी और आम, तो इसमें आम, ठीक है, आम, मक्खी और आम। आपसे मैं अगर पूछूं कि इसमें से जंतु कौन सा है और पादप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। जंतु क्या है, मक्खी है, और पादप क्या है, आम है। आम क्या है, एक पादप है ना, पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों हमने इसे जंतु क्यों नहीं कहा, आखिर क्या इसमें है जिसके कारण हम इसको पादप कह रहे हैं, तो वो चीज आपको समझना है। क्योंकि आपने एक बात देखी होगी कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां सदैव हरी होती हैं। क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो यही चीज आपको समझना है कि कोई भी जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। समझ में आ गया ना। कि एक बात तो आपको अब समझ में आ गया कि अगर कोई पूछेगा आपसे पादप, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि पादप किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जोड़नी होती है जो हमने पहले एक बार इसी को पढ़ लेते हैं। देखिए वे जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इससे पहले कई सारी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद तथा जिनमें, यहाँ पर ये जिनमें है, जिनमें हरित लवक पाया जाता है, पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा जीव जो यूकैरियोटिक हो और जिसमें हरित लवक पाया जाता हो, हम ये दो चीजें देखेंगे। फिर अगर ये मिल रही है तब उसे पादप कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो पादप किसे कहते हैं, वे जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं और जिनमें हरित लवक पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। समझ में आया ना कि पादप किसे कहते हैं। अब देखिए जैसे हर एक मनुष्य का, मान लीजिए हमने एक नाम लिया, किसी का नाम है धर्मेंद्र, ठीक है, अब यहां पर पादप कर दिया। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, हम एक पौधे का नाम ले लेते हैं, जैसे आम का ले रहे थे कि ये आम है, तो एक आम के पेड़ में या फिर आप पादपों में क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हाँ पादप किसे कहते हैं और क्या क्या विशेषताएं होती हैं पादपों में, वो चीज हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी सेलर। ठीक है, बहुकोशिकीय का मतलब इनका जो शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिस तरीके से हमारा। समझ में आ गया ना। उसके बाद इनमें संचित भोजन मंड के रूप में होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि जंतुओं में, मतलब एक तरीके से मनुष्य में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, हमने कवक जगत जब पढ़ा था तब उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कवकों में भी ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का, जब हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन मंड के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, किसके रूप में, मंड के रूप में, या फिर जिस भोजन को इकट्ठा करते हैं उसी को मंड कहते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मंड के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि संचित भोजन पौधों में किस
रूप में होता है, तो मंड के रूप में। उसके बाद इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, हमने देखिए पिछले वाले कवक जगत में हमने जब पढ़ा था, तो क्या आप बता सकते हैं कि किससे बनी होती है? अगर आपने पढ़ा होगा या फिर वीडियो देखा होगा तो जरूर पता होगा, जिसमें हमने बताया था कि जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। किससे? काइटिन से। हमने पिछले लेक्चर्स में क्राइसोफाइट पढ़े थे, तब वहां पर देखा था कि कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पादप हम पढ़ रहे हैं, तो पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो हम लोगों के, आपने अगर नहीं देखा होगा तो जैसे जो कपास होता है ना, ये भी सेलुलोज का एक रूप होता है। ठीक है, जो हम लोगों की कापियां रजिस्टर्स बनाए जाते हैं ना, पन्ने होते हैं, वो सेलुलोज से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जान गए होंगे आप। उसके बाद अगला देखते हैं, ये स्वपोषी। पहली बात तो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि किसी जीव में अगर हरित लवक पाया जाता है तब उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी। वो मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेगा, तो उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। समझ में आया ना? स्वपोषी होते हैं मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ परजीवी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पादप स्वपोषी हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं, मतलब अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, इसको कुस्कुटा भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये किस तरीके से ये क्या करता है कि दूसरे पौधों के ऊपर एक तरीके से ये, जैसे आपने लौकी ये सब पेड़ देखे होंगे ना, ये चढ़ते हैं ना, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसी तरीके से अमरबेल भी होता है, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और लिपटा रहता है उनसे, और उनके तनों में अपने ये जड़ें घुसेड़ देता है। ठीक है, तो उनसे पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये परजीवी होता है, आंशिक परजीवी होता है। तो अमरबेल हो गया, तथा कुछ कीट भक्षी भी होते हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधे किसे कहते हैं? वे जीव जो कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ब्लेडर वर्ट और विनस फ्लाई नामक दो पौधों का नाम लिखा है। कीट भक्षी आपने कभी जाना, शायद हो सकता है आपने ना सुना हो या फिर सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ पौधे कीट भी खाते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो ऐसे पौधे जहां पर हम लोगों के यहाँ इधर उतना ज्यादा नहीं होते हैं, ये पौधे वहां पर उगते हैं जहां दलदल होता है। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में ज्यादातर क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो ये उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ पकड़ के मार मार के खाते हैं। ठीक है, आपने कई सारे नाम सुने होंगे, यूट्रिकुलेरिया है ना, कलश पादप जिसे कहते हैं, और यहाँ पर भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, विनस फ्लाई इत्यादि, है ना। तो समझ में आया ना, कीट भक्षी पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? हमने बताया ना क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए। कहां पर उगते हैं? दलदली क्षेत्रों में। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये अगला लक्षण, ये मुख्य उत्पादक होते हैं। कैसे होते हैं? मुख्य उत्पादक। उत्पादक का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये उत्पादक का मतलब जो दूसरे जीवों के लिए भोजन प्रदान करे या फिर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उन्हें उत्पादक कहते हैं। तो ये हम लोग को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा, हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर भोजन के लिए निर्भर भी रहते हैं, है कि नहीं? हम दाल, चावल, रोटी ये सब चीजें खाते हैं। आखिर हमें ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से। उसके बाद ये स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब होता है कि स्थानबद्ध प्राणी होते हैं। मतलब आपने देखा होगा, एक आम का पेड़ जहां पर है वहीं पर रहता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता कि आप अगले साल कहीं नानी के यहाँ चले गए और लौट के आए घूम के, तो आम का पेड़ चल के दूसरी जगह खड़ा हो गया। होता है ऐसा? हम लोगों के यहाँ तो होता है ना? नहीं होता, मजाक कर रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ना, मतलब ये स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान पर उगते हैं और वहीं पर समाप्त भी हो जाते हैं, अंततः वहीं तक रहते हैं। ये बात अलग है कि जलीय जो पौधे होते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो चलते हैं, तो वो पानी की सतह पर क्योंकि होते हैं, जड़ें उनकी जमीन में नहीं होती हैं, तो वो पानी की वजह से, क्योंकि सतह पर होते हैं, है ना, जड़ें तो नीचे पकड़ के नहीं रखती, तो वो पानी की वजह से इधर उधर गमन करते हैं,
उनमें स्वयं की कोई गति नहीं होती, ठीक है। या फिर आप आंशिक गति कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब अगर किसी अंधेरे कमरे में कोई पौधे को उगा दिया जाए तो और थोड़ा सा जगह दे दिया जाए प्रकाश जाने के लिए कमरे में, तो वो पौधा प्रकाश जिधर से निकलता है उधर की ओर गति करने लगता है, ठीक है। लेकिन जड़ें उसकी वहीं रहती हैं, तो ये स्थिर का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी का मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे ना। पीढ़ी का मतलब होता है जैसे हमारी एक पीढ़ी है, ठीक है, हमारे बाद जो आने वाली संतान होगी वो दूसरी पीढ़ी होगी, संतान के बाद जो आएगी संतान वो तीसरी पीढ़ी होगी, तो इसको पीढ़ी बोलते हैं। एक जनरेशन को, है ना, एक पीढ़ी। समझ में आया ना? तो पीढ़ी समझ में आ गया। उसके बाद एकांतरण क्या होता है? एकांतरण का मतलब एक के बाद एक आना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे बाद हमारी संतान आएगी, हमारी संतान के बाद उसकी संतान आएगी, उसकी संतान के बाद फिर एक संतान आएगी, तो बार बार एकांतरित हो रहा है, ठीक है। तो इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, मतलब कि जहां पर पीढ़ियां बार बार आती हैं, एक के बाद एक आती रहती। समझ में आया ना? एक के बाद, एकांतरण का मतलब एक के बाद एक आना, एकांतरण कहलाता है। तो पीढ़ी एकांतरण का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए पौधों में, जैसे कि हम लोगों में क्या होता है कि मनुष्यों में पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पादपों का विशिष्ट लक्षण भी है। पीढ़ी एकांतरण को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है एक्स, ठीक है। उसके बाद ये जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है और इससे एक पौधा और बन जाता है। इसके बाद ये एक और बन जाता है। यहां पे देख रहे हैं, मतलब एक के बाद एक पीढ़ी आ रही है। लेकिन यहां पर देखिए मनुष्यों में क्या होता है, ये चीज देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। मनुष्यों में क्या होता है, जो संतान होती है सेम उदाहरण के लिए है, ठीक है, जो संतान होती है आकार की उनकी सेम होती है, समान होती है। जैसे हमारी जो संतान होगी हमारे समान होगी, उसके भी हमारी समान का मतलब मनुष्य की संतान मनुष्य ही होगी, है कि नहीं। उसके भी हाथ पैर होंगे, ये सब होंगे, इत्यादि होंगे। लेकिन पौधों में या फिर कुछ पौधों में आप देखेंगे इनमें जो पीढ़ी एकांतरण होता है वो पाया जाता है। मतलब कि पीढ़ी एकांतरण में दो चीजें होती हैं, वो हम आपको बता देते हैं। एक होता है बीजाणुउद्भिद, ठीक है, मान लीजिए ये बीजाणुउद्भिद है। उसके बाद होता है एक युग्मकोद्भिद, इसका आकार मान लीजिए ये, ठीक है। तो पादपों में देखिए क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि मनुष्य में समान आकार संरचना के जीव पैदा होते हैं, मनुष्य होता है। लेकिन पौधों में क्या होता है कि यहाँ पर जो अगली संतान आती है वो उसकी संरचना या आकार की थोड़ा सा परिवर्तित होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए बीजाणु उद्भिद संरचना, इसको आप बीजाणु उद्भिद बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ देख लीजिए, देखिए ये बीजाणु उद्भिद है, ठीक है। बीजाणु उद्भिद के बाद ये युग्मोद्भिद संरचना आती है, युग्मोद्भिद के बाद फिर से बीजाणु उद्भिद संरचना आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक अंतर दिख रहा होगा कि जो आने वाली संतान होती आ रही है उसकी जो आकार है उसका आकार है इससे परिवर्तित है, अलग है कि नहीं। तो ये चीज इनमें पाया जाता है पौधों में, ठीक है। तो इस संरचना को या फिर इसको बोला जाता है बीजाणु उद्भिद। ये द्विगुणित होता है, ठीक है, और ये एक गुणित होता है या अगुणित होता है। इसको एन लिखते हैं प्रकट करने के लिए, ठीक है।
तो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब पीढ़ी एकांतरण में 2 स्टेप मिलेंगे या फिर 2 चरण होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक बीजाणुउद्भिद और एक युग्मकोद्भिद। तो ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब पहले बीजाणुउद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुउद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, ठीक है। इस तरीके से ये प्रक्रिया इनमें चलती रहती है, इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। समझ में आया ना? तो बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद, ये नाम कई बार कंफ्यूज कर दे रहा, तो बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद, ठीक है, ये एक के बाद एक पादपों में आती रहती हैं, इसी को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग, ये हो गया कि पादप किसे कहते हैं और उनके लक्षण। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पादपों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पादप जगत है, पादप जगत को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक क्रिप्टोगैमिया बोलते हैं, दूसरे को फेनेरोगैमिया बोलते हैं, ठीक है। पूरे पादप जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक क्रिप्टोगैमिया और एक फेनेरोगैमिया, जिसे स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में या फिर आप इनको समझने के लिए क्रिप्टोगैमिया को बीज रहित भी कह सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं बीज रहित पौधे होते हैं, और ये क्या होते हैं? बीज युक्त। समझ में आया ना? क्लियर ना? तो क्रिप्टोगैमिया का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस जगत में जितने भी पौधे रखे गए हैं वो सभी कैसे होंगे? बीज रहित होंगे, मतलब उनमें बीज नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना? दूसरी बात, जो फेनेरोगैमिया या स्पर्मेटोफाइटा हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जितने भी पौधे पाए जाएंगे उनमें बीज बनेंगे। या फिर अगर आपसे हम पूछ लें कि वे पौधे जिनमें बीज बनते हैं, आप उनको किस वर्ग में रखेंगे, क्रिप्टोगैमिया में कि फेनेरोगैमिया में, तो आपका जवाब क्या आएगा? फेनेरोगैमिया या स्पर्मेटोफाइटा। तो समझ में आ रहा है ना कि फेनेरोगैमिया और क्रिप्टोगैमिया में क्या अंतर होता है? प्रमुख अंतर बताइए। आप बता सकते हैं कि जो क्रिप्टोगैमिया में जीव होते, पौधे होते हैं, वो बीज रहित होते हैं, या फिर वे पौधे जो बीज रहित होते हैं उनको क्रिप्टोगैमिया बोलते हैं, और जो बीज युक्त होते हैं उनको फेनेरोगैमिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्रिप्टोगैमिया को भी 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला दिया है आपका थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। हमने यहाँ पर टी से पहले पी लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर पी साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखें थैलोफाइटा, ठीक है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसका मतलब ये 3 जो भाग हैं, ठीक है, विभाग है, डिवीजन है, इनमें पुष्प या फिर बीज पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? तो आप इसको बता सकते हैं कि नहीं पाए जाएंगे। दूसरी तरफ इसका देखते हैं, फेनेरोगैमिया या स्पर्मेटोफाइटा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 डिवीजन में, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका अनावृत बीजी, दूसरा है आवृत बीजी। अनावृत बीजी पौधों को जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, वही दूसरी तरफ आवृत बीजी पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि जितने भी हमारे ब्रह्मांड में आप कह सकते हैं, पृथ्वी पर आप कह सकते हैं, या फिर जितने पौधे हम लोगों को अभी तक ज्ञात हैं, 2 में बांट दिया उनको, क्रिप्टोगैमिया, फेनेरोगैमिया, ठीक है। फिर क्रिप्टोगैमिया को 3 भागों में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वही दूसरी तरफ स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक अनावृत बीजी पौधे और दूसरा आवृत बीजी पौधे, ठीक है। इनमें बीज बनते हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं। तो जो हमारी सिलेबस में दिया है, जो हमारी किताब में दिया हुआ है, यही तक है, केवल परिचय दिया हुआ है। हम लोग ये सभी चीजें, थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, या किसे कहते हैं टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं, क्या लक्षण होते हैं, अनावृत बीजी पौधे किसे कहते हैं, क्या लक्षण होते हैं, आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इत्यादि
हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये अगले वीडियो में नहीं, हम लोग पढ़ेंगे अगले लेसन में। समझ में आ गया? तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।